देखिए ये बात आपने बहुत सही कही कि लोग डिनायल में जाते हैं इसमें, क्योंकि ये एक ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है या ऐसी बीमारी है, अगर आप इसको बीमारी कहना चाहें तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि कोई भी इंसान अपने आप को मानसिक रूप से कमज़ोर एक्सेप्ट एग्जैक्ट नहीं नहीं करना करना चाहता है चाहता है। कि उसको किसी प्रकार की मानसिक रूप से या इमोशनली कोई कमज़ोरी है। भले ही वो कमज़ोरी बार-बार लाइफ में कई एस्पेक्ट्स में सामने आ रही हो, तो भी वो इंसान उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। हेलो एंड वेलकम। जिस प्रकार हमारी फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, ठीक उसी प्रकार मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। पर जानकारी के अभाव में उस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। इस पूरी वीडियो सीरीज के माध्यम से हमारा उद्देश्य है कि सही अवेयरनेस मेंटल हेल्थ के अराउंड क्रिएट की जाए। और इस सीरीज में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एंग्जाइटी को लेके। राइट, हम अक्सर यूज करते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं एंग्जाइटी। कभी एग्जाम देने के टाइम में एंग्शियस फील करते हैं, कभी इंटरव्यू देने के टाइम पे एंग्शियस फील करते हैं, कई बार रिलेशनशिप प्रपोज करने के टाइम पे भी एंग्शियस फील करते हैं। right? बट बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि एंग्जाइटी एक्चुअली होती क्या है, ये इसकी ज़रूरत है या नहीं है, ये कब डिसऑर्डर का रूप ले लेती है। इन सारी चीज़ों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ है हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर नितिन मलिक, जो कि रायपुर से हैं और 20 सालों से इस फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं और 2 लाख से ज़्यादा लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिला चुके हैं। वेलकम नितिन सर। नमस्कार, नमस्कार। राइट थैंक यू सर, सो मच नितिन जी। थैंक यू फॉर द टाइम सर। आपका साथ जो पहला इंटरव्यू हमने किया था उसने लोगों की बहुत मदद करी, जहाँ पे हमने एक जनरल अवेयरनेस क्रिएट करी थी मेंटल हेल्थ को लेके। इस इंटरव्यू सीरीज के माध्यम से हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे। जी, बिल्कुल। राइट, और आज सबसे पहली प्रॉब्लम जो बड़ी कॉमन है आज के टाइम में वो एंग्जाइटी को लेके। जी हाँ। राइट, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, सर मुझे एंग्जाइटी हो रही है, बट शायद पता नहीं होता एग्जैक्टली एंग्जाइटी क्या है। जी हाँ। तो सबसे पहले सर हम ये जानना चाहेंगे कि एंग्जाइटी किसे कहते हैं, हाँ। और इसका क्या यूज है हमारी लाइफ में, हाँ। और कब ये डिसऑर्डर का रूप ले लेती है। जी। जैसा कि आप बहुत अच्छा सवाल है आपका। जैसा कि आपने कहा, लोग जो हैं एंग्जाइटी को बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, इस वर्ड को बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते हैं, और एंग्जाइटी जो है बेसिकली एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन को ही बोला जाता है। और जैसे बाकी ह्यूमन इमोशंस होते हैं, गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, खुशी है, दुख है, उसी प्रकार से एंग्जाइटी, या जिसको हिंदी में घबराहट बोलते हैं, ये भी एक प्रकार की इंसानी भावना है जिसको लोग एक्सपीरियंस करते हैं। और एंग्जाइटी एक नॉर्मल भावना है जो कि इंसान एक्सपीरियंस करता है, और ये भावना जो है वो कई चीज़ों के द्वारा ट्रिगर होती है आदमी को। आपके जीवन में बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, या तो कोई बाहरी घटना होती है या फिर अंदरूनी जो इंसान की खुद की सोच रहती है, वो इस भावना को ट्रिगर कर सकता है। और ये सारी भावनाएं जो इंसान की होती हैं, एंग्जाइटी इंक्लूडेड, ये सारी भावनाएं जो हैं इंसान के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये इंसान के लिए कई प्रकार के कई कई प्रकार से कह लीजिए कि इंसान को मदद करता है अपनी लाइफ को सुधारने में, अपने आप को बेहतर बनाने में, कई चीज़ों से बचाव करने में। तो ये सारी भावनाएं इंसान को एक तरह से हेल्प भी करती है। लेकिन जैसा आपने बोला कि कई बार ये भावनाएं जो है ना एक डिसऑर्डर में भी बदल जाती हैं, तो हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कब वो बाउंड्री क्रॉस हो जाती है और कब ये एक डिसऑर्डर में बदल जाती है। तो यहाँ मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा। आपने अभी बोला कि ये ज़रूरी है, जी हाँ। बट आम आदमी ये जानता है कि एंग्जाइटी हमेशा बुरी ही होती है। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो इट्स अ मिथ। इट्स अ मिथ, इट्स अ मिथ। एंग्जाइटी हमेशा बुरी नहीं होती है। एंग्जाइटी जो है, जैसे मैंने बोला, एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है। जितने भी नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस हैं वो इंसान के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, ये इंसान के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, इंसान के इंटरेक्शन के लिए ज़रूरी है, इंसान की के एक कह लीजिए कि सोशल इंसान एक सोशल एनिमल है, उसका सोसाइटी में दूसरों के साथ इंटरेक्शन के लिए ज़रूरी है। तो इंसानी ह्यूमन इमोशंस जो हैं वो इसीलिए ज़रूरी है, और इसीलिए इंसान को जो है वो यही सारे ह्यूमन इमोशंस जो रहते हैं इंसान को शायद जानवर से अलग बनाते हैं। हमारे पास इमोशंस हैं, जानवरों के पास उतने वेरिड इमोशंस नहीं है जितने कि ह्यूमंस के पास हैं। तो इमोशंस जो हैं वो बुरे नहीं होते, इमोशंस हमेशा अच्छे होते हैं।
और वो आपको हेल्प करते हैं। तो ये मिथ है कि एंजाइटी हमेशा खराब होती है। एंजाइटी ज़रूरी है, और ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि एंजाइटी ज़रूरी क्यों है। एंजाइटी जो रहती है, जब आप एंशियस होते हैं तो एक्चुअली आपका दिमाग अलर्ट हो जाता है। एंजाइटी जो रहती है तब आती है जबकि आपका दिमाग इस बात को सेंस करता है कि कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसी ऐसी सिचुएशन है, या कोई ऐसी एक कोई ऐसी ये कह सकते हैं कि हम एंटिसिपेट कर रहे हैं एक ऐसी चीज़ को जो कि शायद खतरनाक है या फिर शायद तकलीफ वाली है। तो हमारा ब्रेन पहले से एंजाइटी में चला जाता है, हमको वो इमोशन आने लगता है, और उस इमोशन की वजह से हमारा ब्रेन पहले से सतर्क होने लगता है, अराउजल में जाता है और हमें सतर्क कर देता है। तो अगर हमें ये इमोशन नहीं रहेगा तो हमें उस लेवल की सतर्कता नहीं आएगी, और अगर हमें वो सतर्कता नहीं आएगी तो जब हम उस सिचुएशन में जाएंगे जहां हमें खतरा रहेगा, तो हम उस सतर्कता के साथ उस सिचुएशन में नहीं जाएंगे और शायद हमें नुकसान हो जाएगा। लेकिन हमें अगर एंजाइटी रहेगी, एक लेवल की एंजाइटी रहेगी, तो हमारा ब्रेन सतर्क रहेगा, और उस सतर्कता की वजह से हम उस सिचुएशन को, जो कि शायद खतरनाक है, हम ज़्यादा अच्छे से फेस कर पाएंगे और उस सिचुएशन से ज़्यादा अच्छे से निकल पाएंगे। इसलिए एंजाइटी एक लेवल तक होना वो आदमी के लिए ज़रूरी भी है, और वो एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है। सर, जैसा आपने बोला कि एक लेवल तक ये ज़रूरी है, यानी कि एक लेवल के बियॉन्ड जाएगी तो ये डिसऑर्डर या नुकसानदायक हो जाएगी। जी हाँ। राइट। तो सर, कुछ केसेस हमारे पास जब आते हैं, पेशेंट मेरे से काउंसलिंग में पूछते हैं कि सर मुझे घबराहट हो रही है कि कहीं मुझे कुछ हो जाएगा। जी। कई बच्चे आते हैं सर, उनको एग्ज़ाम देने से पहले बहुत ज़्यादा घबराहट होती है जी। और वो शायद फिर उस घबराहट को उनके एग्ज़ाम को इफ़ेक्ट कर देती है। जी। या रिलेशनशिप में भी ये चीज़ें होती हैं कि कोई मुझे छोड़ के चला जाएगा। जी हाँ। तो क्या ये सब एंजाइटी के कारण होता है? वन। जी। सेकेंडली, एक व्यक्ति कैसे जाने क्या सिम्टम्स होंगे कि मुझे पता चले कि यार अब लेवल जहां तक होना चाहिए था ये उसके बियॉन्ड जा रही है? देखिए, आपने जो 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 सिचुएशंस मुझे बताई, इन्हीं चीज़ों से मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ एंजाइटी नॉर्मल होती है और कहाँ एंजाइटी जो है वो एबनॉर्मल होनी चालू होती है। सपोज आपका एग्ज़ाम आ रहा है। आपका एग्ज़ाम एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ की आपको शायद ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, आपको उसमें अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, आपके एफ़र्ट्स अच्छे होने की ज़रूरत है। मतलब आपको अपने आप को सतर्क कर लेने की ज़रूरत है कि ये एक ऐसी सिचुएशन आ रही है जहाँ मुझे अब मेरे एफ़र्ट ज़्यादा होने चाहिए, मुझे अलर्ट होना चाहिए। तो इस सिचुएशन को लेके मेरे में एक नेचुरल नॉर्मल एंग्ज़ायटी आनी ज़रूरी है। अगर आप इमेजिन करिए, मेरे में एंग्ज़ायटी बिल्कुल नहीं आती है अपने एग्ज़ाम को लेके, बिल्कुल ज़ीरो एंग्ज़ायटी आती है, मैं एकदम कूल रहता हूँ, मेरे में बिल्कुल एंग्ज़ायटी नहीं आती है। तो क्या मैं उस एग्ज़ाम के लिए उतनी स्टडी करूँगा जितनी मुझे करनी चाहिए? मैं नहीं करूँगा। क्या मैं उस तरह के एफ़र्ट्स लगाऊँगा? मैं नहीं लगाऊँगा। तो क्या मेरे उस एग्ज़ाम में अच्छे परफ़ॉर्म करने की संभावना है? नहीं है। क्या मैं उतना अच्छा सक्सेसफुल हो पाऊँगा एग्ज़ाम में? नहीं हो पाऊँगा। तो अगर मुझ में एक एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एंग्ज़ायटी नहीं रहेगी, तो मैं अब उस एग्ज़ाम में एप्रोप्रिएट और या अच्छी परफ़ॉर्मेंस नहीं दे पाऊँगा। तो एक लिमिट तक वो एक लेवल ऑफ एंग्ज़ायटी होना बहुत ज़रूरी है, और बहुत ये कह लीजिए कि नेसेसरी है इंसान के लिए। लेकिन अगर यही एंग्ज़ायटी जो है एक्सेस हो जाती है, यानी ये मान लीजिए मुझे इतनी ज़्यादा एंग्ज़ायटी होने लगती है कि मेरे जो एफ़र्ट्स जो प्रॉपर्ली चैनलाइज़ होने चाहिए, अगर मेरे में एंग्ज़ायटी है तो मैं जो नॉर्मली 1 घंटा पढ़ता था उसकी जगह मैं 3 घंटे पढ़ रहा हूँ, 4 घंटे पढ़ रहा हूँ, वो ठीक है। लेकिन अगर मेरी एंग्ज़ायटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसकी वजह से मुझे, जो मैं 1 घंटा पढ़ता था, मैं भले ही बैठ के 4 घंटे वहाँ पे किताब के सामने बैठा हूँ, लेकिन मेरा प्रोडक्टिव एफ़र्ट जो है वो आधे घंटे के लायक भी नहीं है, और मैं अपनी एंग्ज़ायटी की वजह से परेशान हूँ, तो फिर वो एंग्ज़ायटी एक डिस्फंक्शन हो जाती है। या अगर मेरी एंग्ज़ायटी इतनी ज़्यादा है कि अगर मैं एग्ज़ाम में बैठा हूँ और उस एंग्ज़ायटी की वजह से मुझे एक मेंटल ब्लॉक आ गया है, मेरा दिमाग कुछ रिकॉल नहीं कर पा रहा है, या मुझे उसकी वजह से शारीरिक या मानसिक लक्षण आने लग गए हैं, जैसे कि मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लग गया है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, जिसको हम पैनिक अटैक्स बोलते हैं, उस तरह की सिचुएशन आने लग गई है, तो फिर वो एक एंग्ज़ायटी एक डिस्फंक्शन हो जाती है, एक तकलीफ वाली हो जाती है, एक बीमारी का लेवल में चली जाती है। तो
ऐसा होना एंजाइटी, ये एक एक्सेस लेवल ऑफ एंजाइटी है जो कि एक डिसफंक्शन या एक डिसऑर्डर को दिखाती है। यहाँ एंजाइटी ने एक लिमिट को क्रॉस कर लिया है और वहाँ पे अब इसके इलाज की जरूरत है। ये एंजाइटी जो है ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल एंजाइटी नहीं है। तो यहाँ पे एक लेवल को क्रॉस कर लिया। तो कब उसने उस लेवल को क्रॉस किया? जब उस लेवल, जब कैसे आप समझेंगे कि इस लेवल को क्रॉस कर लिया है? अब ये एंजाइटी जो है, इस एंजाइटी ने आपको डिसफंक्शन कॉज किया। आपके जो नॉर्मल फंक्शंस होने चाहिए थे वो फंक्शंस आप नहीं कर पा रहे हैं। आपका नॉर्मल फंक्शन ये होना चाहिए था कि आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, लेकिन एंजाइटी की वजह से अब आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे। आपका नॉर्मल फंक्शन ये होना चाहिए था कि आपको 3 घंटे बैठ के एग्जाम में कंसंट्रेशन से लिखना है, लेकिन आप वहां पे आपका मेंटल ब्लॉक आ गया है, आप पूरा पढ़ के गए, अब आप कुछ भी नहीं लिख पा रहे हैं। बड़ी कॉमन अब वो डिसफंक्शन कॉज कर रहा है। आपको रात में नींद अच्छे से लेनी चाहिए, लेकिन एंजाइटी की वजह से आपको 1 घंटा भी नींद नहीं आ रही है ना। आपको भूख लगनी चाहिए, अब आप एंजाइटी की वजह से भूख नहीं लग रही है आपको। तो आपके जो नॉर्मल क्रियाएं हैं, वो नॉर्मल क्रियाएं जो हैं अगर इफेक्ट होने लग गई हैं ड्यू टू एंजाइटी, तो नाउ दिस एंजाइटी इज अ पैथोलॉजिकल, या अब ये एक बीमारी में कन्वर्ट हो गई है और अब इसके इलाज की जरूरत है। तो बहुत अच्छे से आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। आई थिंक लोगों को समझ में आ जाएगा। आपने एग्जाम का एग्जांपल लिया। आई थिंक जिनको हेल्थ से रिलेटेड होता है या मुझे कुछ हो गया, वो भी सेम इंटरनल कोई भी एंजाइटी प्रोसेस सेम रहती होगी। कोई भी एंजाइटी हो, देखिए एंजाइटी का कॉज चाहे कुछ भी हो, मैंने जैसे बोला एंजाइटी एक्सटर्नल कॉज से भी आ सकती है, इंटरनल कॉज से भी आ सकती है। मतलब कोई बाहरी चीज जो है वो एंजाइटी को ट्रिगर कर सकती है। आपके विचार, आपके थॉट्स जो हैं वो भी एंजाइटी को ट्रिगर कर सकते हैं। तो कोई भी भले ही कॉज ट्रिगर कुछ भी हो, बॉडी का या ब्रेन का रिस्पॉन्स जो है, जो कि एंजाइटी के रूप में सामने आता है, वो वैसा ही होता है। और वो डिस्फंक्शन में अगर कन्वर्ट होता है, वो अगर एक बीमारी में कन्वर्ट होता है, तो उसके जो लक्षण है वो एक जैसे होने वाले हैं, वो वैसे एक और होने चीज़ वाले सर हैं। यहाँ पे देखा है, जैसे आपने बोला ट्रिगर की बात करी, तो कई बार ट्रिगर मुझे डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा होता है। जैसे एग्जाम में मुझे ही एग्जाम देने जाना जी है, हाँ। ठीक है, बट कई बार ऐसे भी केसेस आए हैं कि मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैंने कहीं से सुना कि मेरे दोस्त को कुछ हो गया। और क्या ऐसी परिस्थितियाँ भी ट्रिगर कर सकती हैं एंग्जाइटी को? देखिए कोई भी परिस्थिति इस तरह की रहती है, वो एंजाइटी को ट्रिगर कर सकती है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई इस प्रकार की सिचुएशन है, जैसे आप बता रहे हैं कि मेरे दोस्त को कुछ हुआ और वो मुझे मेरी एंजाइटी को ट्रिगर कर रहा है, ऐसे बिल्कुल होता है। ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ की एंजाइटी ऐसे में ट्रिगर होती है। उसमें हमें कई और फैक्टर्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। ज़्यादातर ऐसे केसेस जो रहते हैं ना, उनमें जिस इंसान की एंजाइटी ट्रिगर हो रही है उसके खुद के जो पर्सनालिटी फैक्टर्स रहते हैं ना, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। लोगों की जो बेसिक वल्नरेबिलिटी टूवर्ड्स हैविंग एन एंजाइटी डिसऑर्डर, वो भी हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। यानी कि ये सिचुएशन तो आई है ऐसी जिसमें कि एंजाइटी हर किसी की बढ़ती है, लेकिन इस पर्टिकुलर इंसान की इस सिचुएशन से पहले उसकी पर्सनालिटी, बेसिक पर्सनालिटी कैसी थी, एंजाइटी झेलने की उसकी काबिलियत पहले की कैसी थी। अगर उसकी काबिलियत पहले से ही कम है एंजाइटी झेलने की, तो इस सिचुएशन में डिसऑर्डर में कन्वर्ट होने की संभावना उसकी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अनदर पर्सन जिसकी की काबिलियत एंजाइटी झेलने की ज़्यादा है। वो इस सिचुएशन में एंजाइटी डिसऑर्डर में शायद नहीं जाएगा। तो इंसान की बेसिक पर्सनालिटी फैक्टर्स जो हैं, जो शुरू के जो पर्सनालिटी फैक्टर्स हैं, वो भी बहुत महत्व रखते हैं इस बात को डिटरमाइन करने में कि वो आदमी आगे जाके एंजाइटी डिसऑर्डर में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो बहुत बहुत बढ़िया। मतलब आई थिंक कॉमन मैन समझ सकता है कि अब मैं डिसऑर्डर की तरफ जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। अगर मुझे पता चल गया कि मैं डिसऑर्डर की तरफ जा रहा हूँ, बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया, जैसे ही ट्रिगर निकल जाता है व्यक्ति नॉर्मल हो जाता है जी। एग्जाम का एपिसोड खत्म हो गया, आई एम बैक टू नॉर्मल, या कुछ समय में उस एंग्जाइटी के फेज में रहा एंड फिर वापस से चीज़ें नॉर्मल हो गई। और ये चीज़ ट्रीटमेंट को शायद हिंडर करती है। आदमी ट्रीटमेंट के लिए जाता ही नहीं, या इसको मानता ही नहीं है कि इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जी। राइट। तो ऐसे केसेस में सर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए एज अ साइकेट्रिस्ट आप अगर मेरे से पूछेंगे तो अगर एक क्लियर कट एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि एंजाइटी को प्रवोक कर रहा है, तो पहली बात तो हाँ, उस समय जो हम लोग एडवाइस करते हैं वो ये है कि उस समय पेशेंट को उस समय सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है एक जिसको बोलते हैं सपोर्टिव मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है उस समय।
है ना। तो बहुत सारे सपोर्टिव मैनेजमेंट्स हैं, उसमें साइकोथेरेपीज़ हैं। कई बार पेशेंट जो हैं उनको अगर बॉडीली सिम्टम्स आने लगते हैं एंजाइटी के, शारीरिक लक्षण आने लगते हैं, तो शायद शॉर्ट टर्म कुछ समय के लिए जो है उनको मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर कोई क्लियर कट ट्रिगरिंग फैक्टर है जो हमें पता है कि कुछ दिनों में ओवर होने वाला है, जैसे एग्जाम है, किसी का एग्जाम है, उसको एग्जाम रिलेटेड एंजाइटी है, क्लियर कट हिस्ट्री है कि इसके पहले कोई एंजाइटी नहीं थी, अभी एंजाइटी है, क्लियर कट हिस्ट्री है कि पहले के एग्जाम्स में भी उसको ऐसा होता आया और एग्जाम के बाद वो नॉर्मल होता आया है, तो शायद उसको उस समय के लिए कुछ सपोर्टिव मैनेजमेंट, सपोर्टिव साइकोथेरेपीज की ज़रूरत है। और शायद अगर उनको शारीरिक लक्षण आने लग गए हैं तो कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए कुछ दवाइयों की ज़रूरत हो सकती है। और उसके बाद एक बार जब वो नॉर्मल हो जाते हैं, तो नॉर्मल होने के बाद एज ए साइकेट्रिस्ट मैं ये बोलूँगा कि हो सकता है उनको दवाइयों की ज़रूरत ना पड़े अगर ये सिम्टम्स परसिस्ट नहीं करते हैं तो। लेकिन जिस चीज़ की उनको ज़रूरत रहेगी आगे, वो ये है कि उनको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, अपने खुद के व्यवहार में, अपनी खुद की लाइफस्टाइल में वो चेंजेस लाने की ज़रूरत है, जिससे कि एंजाइटी डिसऑर्डर में आगे लाइफ में बार बार जाने की उनकी संभावना कम हो सके। तो एंजाइटी को झेलने का उनकी जो क्षमता है उसको बढ़ाने की उनको ज़रूरत है, क्योंकि बार बार इस प्रकार की सिचुएशन में डिसऑर्डर में जाना इस बात को दिखाता है कि उस इंसान की एंजाइटी झेलने की क्षमता कम है। सर, जो आप बोल रहे हैं क्षमता कम है, जब हम केसेस डील करते हैं, जब ये चीज़ हम पेशेंट से बात करते हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। डिनायल होता है कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं हुआ, एग्जाम तो हो गया ना, अब ठीक जी है। जी जी। और वो डिनायल उनको अपने ऊपर काम करने से रोकता है, और फिर वापस जब वो एपिसोड आता है, दे गो बैक टू दैट, और फिर वो ट्रिगर होते होते चीज़ें वो बनती चली जाती हैं और ट्रीट होती नहीं है जी। right? तो जो आप सेल्फ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, उनमें खुद तो वो करेगा नहीं, तो उस पर क्या क्या चीज़ें, क्या काउंसलिंग या थेरेपीज, कौन से फैक्टर्स है, किन चीज़ों से वो अपने सेल्फ मैनेजमेंट को और बेटर कर सकता है? देखिए, ये बात आपने बहुत सही कही कि लोग डिनायल में जाते हैं इसमें, क्योंकि ये एक ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है या ऐसी बीमारी है, अगर आप इसको बीमारी कहना चाहें तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि कोई भी इंसान अपने आप को मानसिक रूप से कमज़ोर एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है कि उसको किसी प्रकार की मानसिक रूप से या इमोशनली कोई कमज़ोरी है। भले ही वो कमज़ोरी बार बार लाइफ में कई एस्पेक्ट्स में सामने आ रही हो, तो भी वो इंसान उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। सो जब ऐसी कंडीशन रहती है, तो जिस चीज़ की ज़रूरत रहती है, जैसे मैंने बताया ना कि एक बार वो सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है तो इंसान नॉर्मल हो जाता है, तो फिर उसको ज़रूरत नहीं दिखाई देती कि मुझे आगे कुछ करने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसको उसी समय रहती है जब वो नॉर्मल हो जाता है। तो उसको इस बात के ऊपर रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है कि मैं बार बार ऐसी सिचुएशंस में क्यों जाता हूँ, और आगे भी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन तो आनी ही है। शायद मेरे एग्जाम्स होने खत्म हो जाएं, लेकिन एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तो कोई दूसरा ट्रिगर आएगा, तनाव तो जीवन में आएगा ही। तो जब भी तनाव आएगा लाइफ में, तो क्या मेरे को इसी प्रकार की एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते रहेंगे? और अगर मेरे को इसी प्रकार के एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो रहे हैं तो इसके पीछे कारण क्या है? और अगर कारण ये है कि मैं खुद जो है, मेरी खुद की एंजाइटी झेलने की क्षमता कम है, तो मुझे इसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन उस इंसान के द्वारा, आत्मचिंतन अपनी खुद की पर्सनैलिटी को लेके अगर कोई इंसान नहीं करेगा तो वो अपने आप में बदलाव नहीं लाएगा। देखिए, इंसान को अगर बदलाव लाना है तो सबसे पहली चीज़ रहती है कि उसको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि बदलाव तो इंसान को खुद को ही लाना है। आप उसमें ज़बरदस्ती बदलाव तो ला नहीं सकते, और आप उसको बता सकते हो कि देखिए आप में ये प्रॉब्लम है। अब वो उसको जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक वो उसमें बदलाव लाने के प्रयास नहीं करेगा। तो उस इंसान को इंट्रोस्पेक्शन करने की बहुत ज़रूरत है कि मैं बार बार ऐसा क्यों तकलीफ में जाता हूँ। और एक बार जब वो इंट्रोस्पेक्शन करके एक्सेप्टेंस उसमें आती है कि मेरे में प्रॉब्लम है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझ में प्रॉब्लम है और अब मुझे इसके लिए कुछ करना है, तो जब वो ये चीज़ सोचता है तब फिर वो अपने आप में बदलाव लाने का प्रयास करता है। और फिर जब वो बदलाव लाने का प्रयास करता है तो फिर वो उसमें हेल्प सीकिंग नेचर आता है, वो फिर हेल्प सीक करता है कि अब मैं बदलाव कैसे लाऊं।
इसके लिए मेरे को किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी है या मुझे खुद कुछ करना है या यानी कैसे करना है ये चीज़। तो फिर जब वो उसमें हेल्प सीकिंग बिहेवियर आता है तब फिर हम उसको हेल्प भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है नॉर्मल होने के बाद भी उस इंसान को इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि मैं बार बार इस तरह की चीज़ में क्यों जाता हूँ। डिनायल से एक्सेप्टेंस आना ज़रूरी है। जी बिल्कुल, एक्सेप्टेंस के बाद मैं हेल्प सीकिंग नेचर में नेचर होना जाऊँगा। जरूरी है। अब जब मैं हेल्प सीकिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ तब कन्फ्यूजन चालू होता है, जी किसके पास जाऊँ। तो कई बार पेशेंट साइकेट्रिस्ट के पास चले जाते हैं, कई बार वो अपने जो नॉर्मल डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, उनके पास जाते हैं, कई बार काउंसलर के पास आते हैं। तो मैं सर यहाँ इस क्वेश्चन से मेरा ये उद्देश्य है, मेडिसिन का क्या रोल है, काउंसलिंग का क्या रोल है, थेरेपीज का क्या रोल है, साइकोथेरेपीज का क्या रोल है, हाँ। स्पेसिफिक रोल क्या है, जो कि जैसा आपने शुरू में भी बताया था कि एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, जी राइट। तो इन तीनों चीज़ों के स्पेसिफिक रोल क्या है और ये कैसे पेशेंट को मदद कर सकती है? आपका सवाल जो है उसको जवाब देने के लिए थोड़ा सा डिटेल में अपने को चर्चा करनी पड़ेगी। यानी बिल्कुल सर। आपका सवाल इज अ वेरी ब्रॉड काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड सो इट विल नीड अ वेरी ब्रॉड काइंड ऑफ एन आंसर। सो जहाँ तक इसके मैनेजमेंट की बात है, सी जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एंजाइटी जो है वो एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है और हम एंजाइटी डिसऑर्डर की जब बात करते हैं तो हम एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन के डिसऑर्डर की बात करते हैं। तो वही नॉर्मल ह्यूमन इमोशन एक डिसऑर्डर में कन्वर्ट होता है। और अपने डिस्कशन के दौरान मैंने ये भी बात करी थी कि इंसान की जो डिसऑर्डर से पहले की जो पर्सनालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है इस बात को डिटरमाइन करने में कि वो इंसान जो है डिसऑर्डर में जाएगा कि नहीं जाएगा। कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें कि एंजाइटी बढ़ती है, उस सिचुएशन में वो पर्टिकुलर इंसान डिसऑर्डर में जाएगा कि नहीं जाएगा, इस बात को डिटरमाइन करने के लिए उसकी पर्सनालिटी भी एक रोल प्ले करती है। और जब वो फैक्टर हट जाता है तो उसके बाद क्या वो आदमी वापस नॉर्मल होने वाला है या उसका डिसऑर्डर चलते रहे। अगर उसका डिसऑर्डर चलते रह रहा है तो मतलब कि अब उसको, जिसको हम एक साइकियाट्रिक इलनेस बोलते हैं, वो एक उसका जो डिसऑर्डर है वो एक साइकियाट्रिक इलनेस में कन्वर्ट हो गया है और अब उसको इलाज की जरूरत है। अब यहाँ पे कोई भी साइकियाट्रिक इलनेस हो, वैसे ही एंजाइटी डिसऑर्डर भी जो है उसके मैनेजमेंट में एक टीम वर्क की ज़रूरत होती है। और इस टीम वर्क में जो है हमेशा एक साइकियाट्रिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट, एक साइकियाट्रिक सोशल वर्कर, बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, पेशेंट की फैमिली, सारे लोग जो इन्वॉल्व होते हैं तब जाके उस पेशेंट का होलिस्टिक जो है वो क्योर हो पाता है। और किसी भी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से आप बात करेंगे तो हमारा जो गोल रहता है वो हमेशा जो रहता है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने का होता है। इट इज़ नॉट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। ऐसा नहीं होता है कि मेरे पास पेशेंट आया है कि नींद नहीं आ रही है डॉक्टर साहब तो मैं नींद की गोली लिख के दे दूँ, या मेरी धड़कन बढ़ी हुई है तो मैं धड़कन कम करने की दवाई दे दूँ। ऐसा नहीं होता है। कोई भी अच्छा साइकियाट्रिस्ट रहेगा तो उसका गोल ये रहेगा कि उस पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना है। क्योंकि इमोशनल डिसऑर्डर्स में सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होती है वो होती है उस इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ। और क्योंकि ये कोई ऐसी बीमारी तो है नहीं कि आदमी को बुखार आ गया और वो बिस्तर में पड़ा हुआ है या उसकी हड्डी टूट गई है और वो चल नहीं पा रहा है, तो फिजिकली तो वो पूरा नॉर्मल दिखता है, लेकिन जो चीज़ इफेक्ट होती है वो है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो हमारे जो गोल रहता है वो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कराना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब साइकियाट्रिस्ट का रोल कहाँ रहता है? जनरली जब एक टीम रहती है तो उस टीम में टीम लीडर होता है, तो उस टीम में जो टीम लीडर का काम करता है जनरली एक साइकियाट्रिस्ट करता है। साइकियाट्रिस्ट का काम ये रहता है पेशेंट को डायग्नोस करना कि पेशेंट को आखिर प्रॉब्लम क्या है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो ट्रीटमेंट की प्लानिंग होती है वो ट्रीटमेंट की प्लानिंग एक साइकियाट्रिस्ट करता है कि ये देखिए इसमें ये जी इस पेशेंट का ट्रीटमेंट ऐसे ऐसे होगा, यहाँ दवाइयाँ लगेंगी, इस चीज़ के लिए दवाई लगेगी, इस चीज़ के लिए साइकोथेरेपी लगना है,
यहाँ पेशेंट की फैमिली के साथ साइकेट्रिक सोशल वर्कर को लगना है, उसके एटमॉस्फेयर जो है उसका उसका समझ लीजिए, उस जिस जिस जगह वो वर्क कर रहा है या जिस जगह स्टडी कर रहा है वहाँ पे जाके लाइजनिंग करना, लोगों से मिलना, वो काम साइकेट्रिक सोशल वर्कर को करना है, इसकी फैमिली वालों को बुलाना है, ये सारे काम जो है ये करने हैं। तो ये एक प्रकार का जो प्लानिंग का काम है वो एक साइकेट्रिस्ट करता है। और जो मेडिकल मैनेजमेंट है उसकी एंजाइटी का, जो जो चीज़ें मेडिकली मैनेज करनी है, जैसे कि पेशेंट की जो 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 फिजिकल सिम्टम्स हैं, उसको नींद नहीं आ रही है, उसको भूख नहीं लग रही है, उसकी एंजाइटी की वजह से उसको पैनिक्स आ रहे हैं, ये सब चीज़ों को मैनेज करने का काम जो रहता है वो जनरली एक साइकेट्रिस्ट करता है। साइकोलॉजिस्ट का रोल जो रहता है कई जगह आता है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स में तो खासकर बहुत जगह साइकोलॉजिस्ट का रोल है। बहुत सारी थेरेपीज़ हैं जिनका कि यूज़ किया जाता है पेशेंट को मैनेज करने के लिए बाय अ साइकोलॉजिस्ट, और साइकोलॉजिस्ट का रोल काफ़ी लंबे समय तक चलता है, बिकॉज जैसा मैंने बोला था, पेशेंट की प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी, मतलब कि बीमारी चालू होने के पहले की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, पेशेंट कोई एंजाइटी में जाता है कि नहीं आता है। और यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट का रोल आता है, क्योंकि उस पेशेंट की जो डिसफंक्शनल थिंकिंग रहती है, थॉट प्रोसेस, उस थॉट प्रोसेस को करेक्ट करना, उस थॉट प्रोसेस को सही ट्रैक में लाना, उसके सोचने विचारने के जो तरीके हैं, किसी भी प्रॉब्लम का जो पेशेंट का अप्रोच है, उस प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो अप्रोच है, उसमें क्या क्या गलती कर रहा है वो, जिसकी वजह से उसकी एंजाइटी बढ़ रही है, और उसको कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए पेशेंट के साथ लाइजन करके पेशेंट को सजेशंस देना और पेशेंट के साथ मिलके उसके सॉल्यूशंस निकालना, और पेशेंट को मोटिवेट करना अपने आप में बदलाव लाने के लिए, जो कि एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो ये सारा काम एक साइकोलॉजिस्ट का होता है। साइकेट्रिक सोशल वर्कर जो है उस पेशेंट के एटमॉस्फेयर के बारे में देखता है, पेशेंट कहाँ वर्क कर रहा है, उसके फैमिली के एटमॉस्फेयर में वहाँ पे कोई डिस्फंक्शन तो नहीं है, जिस जगह वो स्कूल में जाता है ऐसा तो नहीं वहाँ पे उसको कोई तकलीफ है, कोई टीचर से प्रॉब्लम है, कोई उसको बुली कर रहा है वहाँ पे, अगर वर्क कर रहा है तो वर्क प्लेस में क्या एटमॉस्फेयर है, वहाँ क्या चेंजेस सजेस्ट किए जा सकते हैं, तो वहाँ पे ये सब काम जो है साइकेट्रिक सोशल वर्कर करता है। या तो इस प्रकार से पूरा टीम वर्क होता है, फैमिली को इन्वॉल्व किया जाता है, फैमिली मेंबर्स को एजुकेट किया जाता है पेशेंट की प्रॉब्लम के बारे में। कई बार जो रहता है ना, फैमिली मेंबर्स का अप्रोच ये रहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, जनरल अप्रोच जो रहता है, बिल्कुल बिल्कुल बेकार का टेंशन ले रहे हैं, तो अच्छा, सब कुछ तो अच्छा है। मेरी इस बात से शायद बहुत सारे साइकेट्रिक पेशेंट्स एम्पैथाइज करेंगे। वो ज़्यादातर साइकेट्रिक पेशेंट्स को ये सुनने को मिलता है बिल्कुल सही कि तुमको कुछ नहीं है, तुम बेकार का टेंशन लेते हो, सब कुछ तो है तुम्हारे पास, सब तो अच्छा है, फिर तुम क्यों टेंशन लेते हो, कोई बात नहीं, कोई चिंता मत करो, चलो चलो घूम के आते हैं, तुमको फ्रेश लगेगा, अच्छा लगेगा। सर, ये टर्म यूज होती है, अरे तुम नाटक कर रहे हो, ये सब मत करो। हाँ, सो इस प्रकार की बातें जो हैं, फैमिली को एजुकेट किया जाता है कि पेशेंट को एक्चुअली में एक प्रॉब्लम है, एक इलनेस है, और उस इलनेस से रिकवर करने के लिए फैमिली का बहुत बड़ा रोल है। फैमिली को सपोर्ट करना उनको ज़रूरी है, इन द सेंस कि वो अंडरस्टैंड करें, पेशेंट को अंडरस्टैंड करें, पेशेंट को जो है वो इससे बाहर निकलने में हेल्प करें, उसके साथ एम्पैथी रखें, सिंपैथी रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसके ऊपर दया का भाव नहीं देना है, आपको उसको समझना है। पेशेंट को आपकी दया नहीं चाहिए, पेशेंट अपनी कंडीशन से वैसे ही परेशान है, वो उससे हर दिन निकलना चाह रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है क्योंकि वो बीमार है, ठीक है, तो उसके ऊपर दया मत करिए, उसको हेल्प करिए, उसको समझिए कि उसको तकलीफ है ना, और वो इससे धीरे धीरे करके निकल जाएगा, बस उसको सपोर्ट करिए। इस तरह की बात बोल के ना उसका मजाक उड़ाइए, ना उसके ऊपर नाराज़ होइए, ठीक है। तो फैमिली मेम्बर्स को एक सपोर्टिव रोल प्ले करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें जब हम पेशेंट के साथ एज अ साइकेट्रिस्ट जब हम इस प्रकार से होलिस्टिक ट्रीटमेंट की ओर एम करते हैं, तो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधरती है, जो कि हमारा गोल रहता है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, क्योंकि अधिकतर लोग ये समझते हैं कि बस सिम्टम्स ट्रीट हो गए यानी डिजीज ट्रीट हो गई, ऐसा होता नहीं है। जी नहीं, जो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं। एक्सप्लेन किया कि एंड गोल इज कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को रिस्टोर करना जी, या बेटर करना, आई थिंक ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऑडियंस से बोलूँगा, प्लीज़ जब भी आप अपने साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिए कि गोल सिम्टम्स ट्रीट करना नहीं है, गोल क्वालिटी ऑफ लाइफ को रिस्टोर करना या बेटर करना है।
राइट सर। एक और सवाल, हमने ट्रीटमेंट की बात करी, बट सुनते आए हैं प्रिकॉशंस आर ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो क्या डिसऑर्डर से पहले, जब मैं नॉर्मल हूँ, तो उसके पहले भी एक स्टेज होती है जहाँ सिग्नल्स मिल रहे होते हैं कि यार आप एक दिन में डिसऑर्डर की तरफ नहीं पहुँचते? बिल्कुल। जहाँ मैं डिसऑर्डर एक्सपीरियंस तो किया है बट आई एम स्टिल नॉर्मल, कॉन्शियस हूँ, उस टाइम पे मैं ऐसे क्या प्रिकॉशंस लिए जाएं ताकि ये एंजाइटी या कोई भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर का रूप ना ले? देखिए, जब भी कोई साइकेट्रिक कोई भी इमोशनल प्रॉब्लम जो है या कोई भी इमोशन जो है वो एक डिसऑर्डर में बदलना चालू होता है, तो उसके पीछे जो है वो कोई ना कोई एक ट्रिगरिंग फैक्टर वाली बात होती है, कोई ना कोई चीज़ जो रहती है वो ट्रिगर करती है। अब हमें इस बात को ध्यान रखना है कि प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर या ट्रिगरिंग फैक्टर कॉज से अलग होता है। कॉज एक अलग चीज़ है और ट्रिगरिंग फैक्टर एक अलग चीज़ है। कोई चीज़ ट्रिगर कर सकती है और कोई भी चीज़ जो है वो चीज़ उसका कॉज हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार लोग हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि सर ये फलाना चीज़ हो गई, ये इस बार जो है इसके क्लास में नंबर कम आ गए, इसकी वजह से ये डिप्रेशन में चले गए। तो क्लास में नंबर कम आ गए इसलिए डिप्रेशन में चले गए, है ना, या पढ़ाई का टेंशन था इसलिए डिप्रेशन में चले गए, तो हम पढ़ाई छुड़ा दें क्या इसकी? तो पढ़ाई छुड़ा देंगे तो इसका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा? पढ़ाई नंबर कम आ गए या पढ़ाई का स्ट्रेस था तो उसकी वजह से डिप्रेशन में चले गए हैं, तो वो एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर था, वो ट्रिगर था, वो एक ट्रिगर था, बट दैट डज नॉट मीन कि वो कॉज था। ओके, है ना, तो दोनों में अंतर है। अब आप इस बात को समझिए, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूँगा। आप इमेजिन करिए कि एक जिसको हम बोलते हैं ना, एक क्लिफ है, क्लिफ एक जिसको बोलते हैं हम, एक पहाड़ी है ना, एक पहाड़ी का कोना है, उसके नीचे खाई है, ठीक है। उस पहाड़ी के एक इंसान है, वो उस पहाड़ी की इस खाई के एकदम पास में खड़ा हुआ है, और एक इंसान है जो उस खाई से इतनी दूर खड़ा हुआ है, ठीक है। अब एक हवा का झोंका आता है, ठीक है, दोनों इंसानों को लगता है, ठीक है। एक इंसान जो ये खाई है यहाँ पे, और ये एक इंसान इतनी पास खड़ा हुआ है, ठीक है, वो उस हवा के झोंके से नीचे खाई में गिर जाता है। वही सेम हवा का झोंका इस इंसान को लगता है जो कि इस खाई से इतनी दूर पे खड़ा हुआ है, तो वो थोड़ा सा आगे जाके यहाँ तक गिरता है। वो उस खाई में नहीं गिरता, वो थोड़ा सा आगे जाता है, ठीक है। तो सेम हवा का झोंका है। हवा के झोंके के पहले दोनों ही लोग देखा जाए तो आराम से पहाड़ी के ऊपर खड़े हुए। किसी को देखा, कोई भी दूर से देखता तो दोनों लोग आराम से पहाड़ी के ऊपर खड़े हैं, दोनों पहाड़ी में गिरे नहीं। सेम हवा के झोंके ने एक इंसान को पहाड़ी के नीचे गिरा दिया, सेम हवा के झोंके ने एक इंसान को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, पहाड़ी के नीचे नहीं गिराया। क्यों? क्योंकि एक इंसान जो था वो खाई के एकदम पास में खड़ा था और एक इंसान जो था वो खाई से दूर खड़ा। यही सेम चीज इमोशनल डिसऑर्डर्स में होती है। इसको बोलते हैं आपका थ्रेशोल्ड, ठीक है। किसी इंसान में प्रीमॉर्बिडली अगर एंजाइटी का लेवल ज़्यादा है, ठीक है, तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स के थ्रेशोल्ड के वो काफ़ी पास है, ठीक है। आप में एंजाइटी का लेवल या एंशियस ट्रेट्स आप में जिसको हम बोलते हैं, वो एंशियस ट्रेट्स ज़्यादा हैं, तो आप एंजाइटी के थ्रेशोल्ड के पास में हैं। तो कोई भी अगर ये कह लीजिए विपरीत परिस्थिति आएगी जो घबराहट बढ़ाएगी, वो आपको बीमारी में फेंक देगी इस थ्रेशोल्ड के ऊपर। एक और इंसान है जिसका कि प्रीमॉर्बिडली, मतलब बीमारी से पहले उसकी पर्सनालिटी में एंजाइटी के ट्रेट्स कम है, ठीक है, तो उसमें वही सेम परिस्थिति में उसकी भी एंजाइटी बढ़ेगी, लेकिन उससे एंजाइटी बढ़ के यहाँ तक आएगी, उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं करेगी, डिसऑर्डर का रूप नहीं लेगी, तो वो डिसऑर्डर का रूप नहीं लेगी। तो ये होता है आपकी प्रीमॉर्बिड पर्सनैलिटी या आपके जो पहले के जो ट्रेट्स हैं उनका रोल, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा महत्व रखता है। अब आपकी जो मूल बात थी कि पहले क्या किया जा सके, कि मैं पीछे की तरफ रहूं, पीछे की तरफ रहूं। इतनी देर मेरा ये समझाने का यही मतलब था
कि अगर हमको इन बीमारियों से बचना है तो हमको अपने आप को ये जो थ्रेशोल्ड है, इस थ्रेशोल्ड से अपने आप को या तो नीचे करना पड़ेगा, यानी हमारे जो शुरू के जो एंजाइटी का लेवल है, जो इसको हम आपकी पर्सनालिटी में जो एंजाइटी है, या तो हमें उसे कम करना पड़ेगा या तो इस थ्रेशोल्ड को बढ़ाना पड़ेगा। तो इस गैप को हमें बढ़ाना पड़ेगा। तब अगर जीवन में कभी भी तनाव आता है तो तनाव हमें इस थ्रेशोल्ड के पार नहीं कर पाएगा, इस बीमारी में नहीं हमको ला पाएगा। अब ये हम कैसे कर सकते हैं? इम्पोर्टेंट अगला सवाल ये कैसे करेंगे? ये कैसे करेंगे? ठीक है, देखिए एंजाइटी का जो हमारा खुद का जो इंट्रिंसिक जो हमारी एंजाइटी रहती है, ठीक है, वो हमारी पर्सनालिटी का एक पार्ट है। हर किसी के एंजाइटी का लेवल अलग अलग है। ये हमारे, जैसे मैंने बताया था ना, ये एंग्शियस ट्रेट्स हैं। ट्रेट्स जो हैं वो हमारी एंजाइटी के कंपोनेंट्स होते हैं। हर किसी की एंजाइटी अलग अलग लेवल की हो सकती है। मेरी एंजाइटी अलग लेवल की है, आपकी एंजाइटी अलग लेवल की है ना। ये हमारा जो पर्सनालिटी रहती है वो हमारे शुरू के जो 18-20 साल रहते हैं जीवन के, उसमें शेप अप होती है। तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर निर्भर करती है। हमारे शुरू के एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं, हमारा जो ना सिर्फ जेनेटिक मेकअप है बल्कि शुरू के 18-20 साल के जो एक्सपीरियंसेस पूरे लाइफ के रहे हैं वो सब कैसे रहे हैं, उसके ऊपर हमारी पर्सनालिटी शेप अप होती है। इतना डीप जा सकते हैं तो कॉजेज? ये बेसिकली इतनी डीप रहती है। इंसान की पर्सनालिटी को वैसे ही डिस्क्राइब किया गया है जैसे कि एक पेड़ रहता है, पेड़ के अंदर जो वर्ल्स रहते हैं उसके, है ना, तो वो वर्ल्स जैसी रहती है। या फिर जैसे आप जो लकड़ी रहती है, लकड़ी के ऊपर जो उसके मार्क्स रहते हैं, आप एक रंधे से जाइए और घिसते जाइए, लेकिन वो मार्क्स वैसे ही रहेंगे। आप एक लेयर निकालते आइए लेकिन वो मार्क्स वैसे ही रहते हैं। ठीक है, तो इंसान के ट्रेट्स वैसे ही रहते हैं। ठीक है, तो वो इतने डीपली इनग्रेन रहते हैं, तो उनमें चेंज करना वो एक दिन की बात नहीं है। इट रिक्वायर्स डेली एफर्ट। उस इंसान को कॉन्शियसली डेली एफर्ट लगाना पड़ता है कि मेरे को अपने आप में ये बदलाव लाना है। अगर मेरे को पता है कि मेरे में एंजाइटी ज़्यादा है, से सपोज मेरे को ये चीज़ पता है कि मुझे सोशल एंजाइटी है, या मुझे जो है वो लोगों को फेस करने में दिक्कत होती है, या मुझे स्टेज में जाने में दिक्कत होती है, मुझे नए लोगों से मिलने में दिक्कत होती है, वहाँ मुझे घबराहट होती है, तो मुझे कॉन्शियसली डेली बेसिस पे अपने इस प्रॉब्लम के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब मैं कॉन्शियसली वर्क करूँगा अपनी इस डेली बेसिस पे इस प्रॉब्लम के ऊपर, तो जाके जो है शायद 6 महीने में, साल भर में मैं अपने आप में बदलाव ला पाऊँगा। ठीक है, तो साइकोलॉजी में मेंटल पैटर्न्स बोलते हैं एक्चुअली। तो ये सारी चीज़ें जो है ना एफर्ट लेती हैं, और इसके लिए अगर आप ये चीज़ करोगे तो आप अपना इस ट्रेट को, जो है एंजाइटी के ट्रेट को, जैसे मैंने बोला थ्रेशोल्ड से आप ये एंजाइटी को लोअर लेके आओगे। दूसरा होता है थ्रेशोल्ड को इंक्रीज करना। अब ये थ्रेशोल्ड को इंक्रीज करना है, ये कई बार अपने हाथ में रहता नहीं, क्योंकि कई बार फैक्टर्स जो हैं वो एक्सट्रिंसिक होते हैं, बाहरी फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तनाव मुक्त रहना, जैसे बोलते हैं ना कि भाई आप ऐसा जीवन जिए जिसमें कि ज़्यादा तनाव नहीं हो, लेकिन वो कई बार अपने ऐसी चीज़ें संभव नहीं है। हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में कई चीज़ें आज के जीवन में अपने हाथ में नहीं है। हर कोई जो है जंगल में आके तो रह नहीं सकता, है ना। तो भाई कई चीज़ें अपने हाथ में है नहीं, फिर भी कोशिश ये की जा सकती है कि इंसान जो है ऐसा जीवन जिए कि जिसमें कम से कम उसको मेंटली अपने आप को रिलैक्स रहने की, उसकी लाइफस्टाइल जो है वो एक रिलैक्स लाइफस्टाइल रहे, उसको मेंटली एट पीस रहने की कम से कम जो है एक आदत रहे। और बहुत जिसको बोलते हैं आपाधापी वाली, बहुत भागदौड़ की ज़िंदगी जो रहती है ना, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ाती है, उसमें जो है आपके एंजाइटी डिसऑर्डर्स में जाने की संभावना हमेशा बढ़ जाती है। मैं जानता हूँ पॉसिबल नहीं है आजकल, मेरे लिए बोलना बहुत आसान है कि ऐसी ज़िंदगी मत लीड करिए, लेकिन आज की लाइफ जो है हर किसी के लिए बड़ी टफ है, तो ऐसा संभव हर किसी के पास नहीं है। हमारी तरफ से एडवाइस ये रहती है जितना हो सके उतना, जितना हो सके। और मैं पर्सनली अपने हर पेशेंट्स को यही एडवाइस देता हूँ कि लाइफ में डेली कम से कम हाफ एन आवर टू 1 आवर ऐसी एक्टिविटीज़ में एंगेज होइए जो कि आपको ट्रूली खुशी देते हैं। इट शुड बी समथिंग विच इज़ हेल्दी एंड नॉट एन अनहेल्दी एक्टिविटी। इट शुड नॉट बी कि डॉक्टर मेरे को तो रोज आधा पैग लेके जो एक पैग लेके बैठना बड़ा रिलैक्सिंग लगता, नो।
कोई भी हॉबी, कोई भी आपका पुराना शौक, इट कैन बी एनीथिंग एज सिंपल एज रीडिंग अ बुक, hanging out with friends, maybe listening to music, maybe just going to the gym, going for a walk, anything which you truly enjoy doing. उस समय आपका ना मोबाइल चल रहा हो, ना आप दुनिया से कटे हुए हो आप, it will relax you like anything and you should incorporate that in your daily routine. वो आपका एक लाइफ का हिस्सा होना चाहिए, एक ज़रूरी हिस्सा होना चाहिए डेली बेसिस पे. अगर आप उसको अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली अपना एंजाइटी डिसऑर्डर्स में फॉल होने का जो थ्रेशोल्ड है उसको आप इंक्रीज कर देते हैं. आइडियली देखा जाए तो बहुत सिंपल है, बहुत simple. अवेयरनेस क्लियर की. बहुत ये simple चीजें है. हम रोजमर्रा बट कर वो आधा सकते घंटा हैं, निकालना निकालना लोगों बहुत के लिए जरूरी डिफिकल्ट है. अगर आप उस चीज को अपनी लाइफ का एक जरूरी हिस्सा मान के करें, जरूरी हिस्सा, तो ये चीज जो है आपके एंजाइटी में फॉल होने की संभावना को बहुत हद तक खत्म हो जाती है. सर थैंक यू सो मच. दो चीजें जो इस जवाब से निकलते हैं, एक ट्रिगर और कॉज. मोस्ट ऑफ द टाइम हम पेशेंट्स के साथ जब बात कर रहे होते हैं एज अ काउंसलिंग सेशन में, पूरा फोकस ट्रिगर में ज़्यादा होता है. ज़रूरी है वो भी टू स्टार्ट दी ट्रीटमेंट, बट बगैर कॉज पे काम करे ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं होगा. और जैसा आपने बोला 1 घंटा तो निकाला जा सकता है, बहुत ज़रूरी है और वो बहुत सिंपल है करना. आई थिंक हॉबी सबके पास होती है, वॉक करना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट अगर हम सही तरीके से करें तो वो प्रिकॉशन की जो हम बात कर रहे थे वो लेना बहुत आसान होगा. सर लास्ट क्वेश्चन, हमने सारी चीज़ें, सारे एस्पेक्ट कवर कर लिए. अगर मैं इसको अनट्रीटेड छोड़ देता हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जैसे ही ट्रिगर हटा और वापस क्योंकि मैं नॉर्मल हो जाता हूँ तो मुझे लगता है मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है. लाइक किसी भी फिजिकल एलिमेंट को अगर मैं अनट्रीटेड छोड़ता हूँ उसके लॉन्ग टर्म नुकसान होते ही हैं. ठीक इसी प्रकार अगर मैं एंग्जाइटी को अनट्रीटेड छोड़ देता हूँ तो उसके फ्यूचर में और प्रेजेंट में क्या नुकसान हो सकते हैं किसी व्यक्ति को? देखिए, आपका ये सवाल जो है वो बहुत महत्व रखता है लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस ऑफ अनट्रीटेड एंजाइटी डिसऑर्डर्स. सो जैसे शारीरिक बीमारियां जो हैं अगर इलाज नहीं किया जाए तो उनके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होते हैं, उसी प्रकार से मन की बीमारियां जो हैं अगर उनका इलाज ना किया जाए तो उनके भी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होते हैं. और उनकी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर होते हैं और बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं ना बहुत व्यापक पैमाने पर होते हैं. और वो ना सिर्फ जैसे शारीरिक बीमारी का लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन तो शायद सिर्फ शरीर पे होता है, लेकिन मन की बीमारियों का लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन जो रहता है ना सिर्फ मन पे होता है, दिमाग पे होता है, शरीर पे होता है, आपके जीवन के हर एस्पेक्ट पे होता है. आपके इमोशनल, फाइनेंशियल, पारिवारिक, सामाजिक, हर प्रकार की जो आपके जो एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, सबके ऊपर लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होता है. आप खुद सोच के देखिए. आपके मन के ऊपर अगर हम बात करें, अगर आपके एंजाइटी डिसऑर्डर्स को हम छोड़ देते हैं, एज अ साइकेट्रिस्ट अगर मैं बात करूं तो आपकी वो साइकेट्रिक डिसऑर्डर जो है वर्सन होता जाता है और आपकी जो डिसेबिलिटी है, अगर आपके एंजाइटी डिसऑर्डर जिस भी रूप में जाती है आगे जाके बहुत सारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट हो सकती है. लाइक से सपोज आपको पैनिक डिसऑर्डर हो सकता है, आपको जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, आपको यानी एन नंबर ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स में वो कन्वर्ट हो सकता है और तरीके के एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं आपको. उसके साथ आपको सेकेंडरली आपको डिप्रेशन कॉज कर सकता है, बिकॉज जो डिस्फंक्शन होता है आपकी लाइफ में, वो डिस्फंक्शन जो है ऐसा नहीं है कि आप अपने डिस्फंक्शन के बारे में अवेयर नहीं हो, आप अवेयर होते हो. अपने डिस्फंक्शन की वजह से आप उसको ट्रीट नहीं कराते हो तो नेचुरली वो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है और वो देन आपको एक डिप्रेशन में ले जाता है ना. तो आपको अवसादग्रस्त कर देता है. अवसाद जो है फिर उसके बाद उसके अवसाद के लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस आप झेलते हैं, जिसमें कि एक सुसाइड एक आखिरी बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन है. तो ये सारी चीज़ें तो मानसिक रूप से आपको के लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस तो इसके हैं. शारीरिक कॉम्प्लिकेशंस बहुत वेल नोन है एंजाइटी डिसऑर्डर्स के. साइकोसोमैटिक इलनेसेस जिनको हम बोलते हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हार्ट डिजीजेस, ब्रेन में स्ट्रोक वगैरह की प्रॉब्लम्स, अस्थमा, माइग्रेन, सोरियासिस. अभी मैं ये लिस्ट अभी चालू हुई है, अभी मैं इसको अगर बोलता जाऊंगा तो बहुत सारी और मैं बीमारियां इसमें जोड़ सकता हूं जिनको कि हम साइकोसोमैटिक इलनेसेस बोलते हैं. साइकोसोमैटिक इलनेसेस बेसिकली पेट की बीमारियां, इरिटेबल बावेल सिंड्रोम, IBS की प्रॉब्लम.
ये सारी इतनी सारी शारीरिक बीमारियां हैं जो कि अनट्रीटेड एंजाइटी की वजह से होती है। अनट्रीटेड एंजाइटी डिसऑर्डर्स की वजह से ये सारी शारीरिक बीमारियां होती हैं, जिनसे कि आदमी सफ़र करता है, जिनसे कि लॉन्ग टर्म जो है डिसेबिलिटी होती है, जिनसे कि आदमी जो है वो बहुत परेशानी में रहता है, डॉक्टरों के चक्कर लगाता रहता है, इलाज करवाता रहता है। और ये सारे एक्चुअली में एंजाइटी डिसऑर्डर्स के कॉम्प्लिकेशंस। तो एंजाइटी को अगर ठीक किया जाए तो ये सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। उसके खुद की लाइफ के ऊपर जो असर पड़ता है, जैसे मैंने बताया था कि ना सिर्फ मानसिक या शारीरिक बल्कि इसके साथ आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक हर प्रकार का नुकसान होता है। आपको अगर आप आर्थिक रूप से आपके खुद की व्यवसाय के ऊपर असर पड़ रहा है, आपके जॉब के ऊपर असर पड़ रहा है, आपके पारिवारिक जो आपको जो है झेलना पड़ रहा है, आपके खुद की इस बीमारी की वजह से आपका जो खटपट होती रहती है परिवार के साथ, वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, वो आपको अलग झेलना पड़ता है। ठीक है, वो आपका जैसे मैंने बताया था क्वालिटी ऑफ लाइफ पूरी खराब होती है। सामाजिक जो है, आप ना कहीं घर से बाहर निकल रहे हैं, ना दोस्तों से मिल रहे हैं, पूरे समय जो है कहीं भी जा रहे हैं, किसी के घर में भी बैठ रहे हैं, कोई आ रहा है तो घूम फिर के टॉपिक आपकी बीमारी पे चालू हो जाता है। आप देखिएगा, एंजाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट रहेंगे, आप उनसे मिलने जाइए या वो कहीं भी जाएंगे, घूम फिर के थोड़ी देर में जो है बात हो अपनी उनकी खुद की बीमारी के बारे में चालू, मेरे को आजकल ऐसा लग रहा है, मेरे को वैसा लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो उनके साथ लोग बैठने में कतराने लगते हैं कि ये तो धीरे धीरे जो है अपनी बारे में ही बात करते हैं बस। सोशल एस्पेक्ट तो ये हो गया कि लोग जो हैं वो जब क्या सुबह अपने बारे में और फिर किसी से बात ही नहीं करते तो लोग जो है उनसे कतराने लगते हैं। तो ये उसका सोशल एस्पेक्ट हो गया। तो इसी प्रकार से इस तरीके से आप देखें तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स जो रहते हैं उनके एक बहुत अनट्रीटेड एंजाइटी डिसऑर्डर का अगर अपन बोले तो एक बहुत वाइड एरे ऑफ कॉम्प्लिकेशंस होता है लॉन्ग टर्म में, जो कि इंसान की पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ को धीरे धीरे एक कह लीजिए दीमक की तरह चाट जाता है और पूरी तरह से ख़राब कर देता है। इसीलिए एंजाइटी डिसऑर्डर्स को ट्रीट करना वो बहुत ज़रूरी है इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए। और सबसे वर्स्ट पार्ट जो रहता है और सबसे दुखदाई पार्ट जो रहता है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स जिनको रहता है उनको इस बात के थ्रू गुजरना पड़ता है कि उनको ऐसा महसूस होता है उनको कोई समझता नहीं। एग्जैक्टली। तो वो एक बड़ा हर्टफुल सिचुएशन उस पेशेंट के लिए रहती है कि मैं तकलीफ में हूँ और मुझे कोई समझ नहीं रहा है। उल्टा मुझे ही बोला जाता है कि तुम ही अपनी इस प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार हो, है ना, और तुम खुद कोशिश नहीं कर रहे हो इससे बाहर निकलने के लिए। तो इंसान तकलीफ में है और उसके बाद उसको ही उस तकलीफ के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। सो ये उसके लिए एक बड़ी हर्टफुल और बड़ी तकलीफ वाली सिचुएशन होती है। थैंक यू सो मच सर इन दिस इंटरव्यू। सारे एस्पेक्ट्स, चाहे वो ट्रीटमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो सिम्टम्स आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो अनट्रीटेड लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की बात हो, आपने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर करी। एंड आई थिंक ये बड़ा हेल्पफुल रहेगा। तो पर्पस ये है कि भाई पेशेंट आइडेंटिफाई करे या पेशेंट खुद आइडेंटिफाई करे इस इंटरव्यू को देखने के बाद, या उसके कोई फैमिली फ्रेंड्स इस इंटरव्यू को देखने के बाद आइडेंटिफाई करें और टाइमली ट्रीटमेंट की तरफ पेशेंट्स आ पाएँ। ये हमारा ऑब्जेक्टिव था इस इंटरव्यू का। आई थिंक आपने बहुत अच्छे से सारे एस्पेक्ट कवर किए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।